बात कर रहा हूँ। जी। तो मैं आपका यहाँ पर स्वागत करता हूँ और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना परिचय देके अपना वक्तव्य शुरू कीजिए। जी, धन्यवाद उज्जवल जी। और साभार धन्यवाद हूँ मैं आज के इस वेद चक्षु व्याख्यान के लिए। और राजेश जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। और आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम है। और हमारी स्वतंत्रता दिवस के अमृतोत्सव के महोत्सव के उपलक्ष्य में जो आप लोगों ने ये किया, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और अभी कुछ चीजें जो मुझसे पहले वक्ता रहे, उन्होंने विपिन चंद्र जी का, मुझे हालांकि मराठी नहीं आती है, लेकिन मुझे समझ आ रहा था वो, क्योंकि वो रत्नों पर था और वो पंचमेश नवमेश वाली जो स्थितियां बता रहे थे, वो अच्छी लग रही थी मुझे भी। जबकि मैंने कभी मराठी ना सुनी है ना सीखी है ना कभी बोलना तो मतलब ही नहीं है। लेकिन अच्छा लग रहा था उनका व्याख्यान, और समझ भी आ रहा था, क्योंकि कुछ चीजें जो आप हम लोग जिस वैदिक विद्या से हम जुड़े हैं, उसमें एक ऐसी चीज है, सिर्फ एक खाली बोलना, एक अभिव्यक्ति ही सब कुछ नहीं है। आपकी भाषा जो है, आपकी आंखों से, आपके अंग से भी झलकती है कि हम क्या कह रहे हैं और हम क्या कहना चाहते हैं। तो वो चीजें स्पष्ट हो रही थी और अच्छा भी लग रहा था सुनने में। तो इस, और मैं समझने का प्रयास भी उसको कर रही थी कि क्या आप बोल रहे थे, और इसीलिए मुझे अच्छा लगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और जैसे कि मैं ज्योतिष आचार्य सुदेश शर्मा, और अंकशास्त्री भी हूँ, वास्तुनिष्ठ भी हूँ, और वैदिक ज्योतिष करती हूँ, जैमिनी ज्योतिष करती हूँ। और आज जो है, आज हमारा विषय रहेगा राशि शंका चक्र। आप लोगों को, मेरे सभी बड़े बड़े विद्वान यहाँ बैठे हैं, विद्वान भाई बहन बैठे हैं, सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने संख्या चक्र का जो मैक्सिमम हमने उपयोग किया, प्रयोग किया, वो हम लोगों ने मेदिनी ज्योतिषी पर किया। मेदिनी जब हम देखते हैं, मंडेन एस्ट्रोलॉजी जब हम देखते हैं, या कोई जलवायु का, या किसी देश का, या किसी विदेश को लेकर हमने जब कोई ज्योतिषीय गणना की, तब हमने वहां राशि चक्र का इस्तेमाल किया। लेकिन इसको हमने देखा, मेरी अपनी रिसर्च रही, भारतीय विद्या भवन से मैं रिसर्चर रही हूँ और गोल्ड मेडल ले चुकी हूँ वहां से रिसर्च में, बेस्ट रिसर्चर का। तो हमने वहां पर इस बात को देखा कि कभी कभी बहुत कुंडली में योग बने होते हैं, और वो योग बने होने के बावजूद भी फलित नहीं होते हैं। उसकी हमारी ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष की बहुत सी विधाएं हैं, जिसके थ्रू हम देखते हैं, जिसके थ्रू हम कुंडली विश्लेषण भी करते हैं। उसमें हमारा पाम रीडिंग भी है, और उसमें हमारा फेस रीडिंग भी है, उसमें टैरो रीडिंग भी है, उसमें हमारा न्यूमरोलॉजी भी है, उसमें हमारा वास्तु भी है। तो हमने वहां देखा कि बहुत एक नजदीक आने के बाद भी अगर किसी को वो चीजें फलीभूत नहीं हो रही हैं, फ्रूटफुल नहीं हो रही हैं, दशा गोचर भी उसका इम्पैक्ट अच्छा आ रहा है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा, तो हमने देखा कि क्यों ऐसा हो। तो ये जिज्ञासाएं मन में उठती रहती थी, कहीं ना कुछ लगता था कि देखें और जाने कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी जब 2016 की ये बातें हैं, 16-17 की, तब हम लोगों ने एक हमारा ग्रुप बना, एक समूह हमारा बना भारतीय विद्या भवन में, जिस पर हमने रिसर्च किया कि ऐसा क्या है कि एक अच्छे कॉम्बिनेशन होने के बाद, आपके होरोस्कोप में, उसके बाद भी हमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहे। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि एक मेल्फिक रिजल्ट हमें दिख रहा है उसका, लेकिन वो नहीं मिला, वो नहीं हुआ ऐसा। तब हमने देखा कि आखिर ये क्या बात है। तब वहां हमें समझ आया कि जैसे किसी की बीमारी के लिए हम लोग कोट चक्र का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां हम देखते हैं कि कोट चक्र के कोट ग्रह में कौन है, कोट पाल कौन है, द्वारपाल कौन है, संख्या राशि चक्र को भी लगा लिया जाए। तो मेरे ज्योतिष गुरु के एन राव सर रहे, और उनके ही शिष्य थे जोशी सर, के जोशी जी। उनके सानिध्य में मैंने ये रिसर्च किया, जो मैं आप सभी के साथ भी साझा करना चाहूंगी। और अभी कोई सूचना अगर चाहे भी इसके बारे में मुझसे पूछना, तो आप लोग पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। हम उनको बताएंगे कि ऐसा हमने कैसे किया और क्यों किया। तो ज्योतिष की हमारी अनेकों विधाएं हमारे पास थी, बहुत सी दशाएं थी। जैसा कि प्राचा जी ने हमें अनेकों दशाएं दी हैं देखने के लिए, अनेकों विद्याएं हमारे पास है। उसमें से हमने राशि संख्या चक्र को लिया, इसलिए लिया क्योंकि हमने देखा कि राशियों का वेद कब कहाँ किस पर हो रहा है। जिस प्रकार राशियों का वेद होता है, उसी प्रकार नक्षत्र वेद भी होता है। उसी प्रकार जब हम देखें कि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो उन चरणों में भी आपस में वेद देखा गया।
और उसी वजह से वो रिजल्ट जो थे, जो फ्रूटफुल होना था वो फ्रूटफुल नहीं हुआ, और जो मेल्फिक होना था वो मेल्फिक नहीं हुआ। तो हम अभी वही देख रहे थे कि हम इसके लिए क्या एक नया टॉपिक लाए, तो हमें यही सूझा, तो हमने कहा आपके साथ साझा हम करें। तो ज्योतिष शास्त्र की कुंडली की घटनाओं की पुष्टि के लिए, जैसे मैंने भी बताया कि हम कई विधाओं को देखते हैं, कई दशाओं को हम देखते हैं, उसमें हम गोचर खास तौर पर लगाते हैं, दशाएं खास तौर पर लगाते हैं। तो उसी तरह ये प्रयोग और शोध के बाद हमने ये निश्चय लिया कि मैदानी ज्योतिष में प्राकृतिक और आज भी हम करते हैं, परंतु इसका प्रयोग कुंडली पर या आपके जीवन में घटित होने घटनाओं पर किस प्रकार हो, उसी को हमने देखा और उसी को हमने सटीक भी पाया। और बहुत सी कुंडलियों पर हमारा रिसर्च रहा, कई 100 कुंडलियों पर हम लोगों ने रिसर्च किया और उस चीज को हमने सही मैं आपसे साझा करना चाह रही हूँ। एक्चुअली बात क्या है कि जैसे हम बोलते हैं संहिता वेद, वेद क्या होता है, वेद का अर्थ होता है कि चीर देना, चीर देना या प्रहार करना। तो वेद का अर्थ चीर देना, प्रहार करना, या किसी में छेद कर देना, किसी भी ग्रह में या किसी भाव में या किसी नक्षत्र में छेद कर देना। और उसका उद्देश्य एक लक्ष्य बोध भी हो सकता है, एक लक्ष्य का भेद भी हो सकता है, जो लक्ष्य आपको प्राप्त होने वाला है, जो लक्ष्य आपको मिलने वाला है, उसका वेद भी हो सकता है। तो इसी आइए आज हम एक कुंडली के साथ हम देखते हैं, पहले जान ले कि वेद कैसे लगाएं कुंडली पर और किस प्रकार से उसे देखा जाए। उसके बाद कुछ कुंडलियों की घटनाओं को हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे, कोई अगर नोट डाउन करना चाहे तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि संख्या भेद जो है, ग्रहों के संयुक्त जो प्रभाव होते हैं, संयुक्त मीन्स कम्युनिटिव, जो उनके प्रभाव होते हैं, जो उनके इम्पैक्ट होते हैं, उन्हीं से इस घटनाओं की पुष्टि होती है। और अब हम देखते हैं कि यह कार्य कैसे करता है। तो इसमें हमने देखा कि वेद 3 प्रकार का होता है। इसमें एक आपका नक्षत्र वेद आता है, एक आपका राशि वेद आता है, और आपका एक चरण वेद आता है। राशि वेद अगर हम कहें तो राशि वेद में क्या होता है कि इसमें जो है कोई भी हम राशियों, 4 4 राशियों के समूह बना लेते हैं। अब हम हमारी 12 राशियां हैं, 4 4 राशियों के जब हमारे समूह बनेंगे तो हमारे 3 समूह बन जाएंगे। तो उसमें हमें ये देखना है कि जो अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व मैंने 1 5 और 9, मतलब मेष, सिंह और धनु, तो ये हमारी अग्नि तत्व राशियां हैं। तो जो अग्नि तत्व हमारी राशियां हैं, उनका वेद जो है उससे अपने जल तत्व वाली जो राशियां होंगी, जल तत्व वाली जो राशियां हैं, वो जैसे 4 8 12, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। तो आपकी जो जल तत्व की राशि है उनके साथ उनका वेद होगा, परंतु जल तत्व वाली राशियों का भेद अग्नि तत्व वाली से जरूर होगा, परंतु अपने समूह की एक राशि को छोड़कर। जैसे हम अगर देखें कि मेष मेष का भेद जो है वो वृश्चिक और मीन से तो होगा, परंतु उसका जो जो सिंह राशि का जो वेद है हमारा 1 5 9, तो जैसे मेष राशि का वेद वृश्चिक और मीन से होगा, परंतु मेष के साथ नहीं होगा। उसी प्रकार हम देखें कि सिंह का वेद जो है वो मीन और कर्क से होगा, परंतु मेष के साथ नहीं होगा। अब इसी प्रकार हम तीसरी राशि लेते हैं धनु राशि। धनु राशि को हम देखें तो उसका वेद जो है कर्क राशि से होगा और वृश्चिक राशि से होगा, परंतु मेष राशि के साथ धनु राशि का भी वेद नहीं होगा। इसी प्रकार हम देखें कि जो पृथ्वी तत्व राशियां हैं, पृथ्वी तत्व राशियां मतलब 2 6 और 10, मतलब वृष, कन्या और मकर, तो ये पृथ्वी तत्व की राशियां हैं, उनका वेद जो है उसी वायु तत्व की राशियों से होगा। और वायु तत्व वाली जो राशियां हैं उनका तत्व जो है वो पृथ्वी तत्व वाली राशियों से होगा, परंतु अपने समूह की कोई भी एक राशि को छोड़कर। तो वही हमें देखना है कि हम पहले जैसे 3 3 की हमने 4 4 हमने ग्रुप बना ले 4 राशियों के, और उसको हम एक कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, और वैसे भी हम उनको सटीक रख सकते हैं। तो उसके बाद हम ये देखें कि इस शोध में हमने ये देख लिया कि अग्नि तत्व वाली राशियों का वेद किसके साथ होगा, जल तत्व वालियों का किसके साथ होगा, और पृथ्वी तत्व वालियों का किसके साथ होगा। अब हम यहाँ देखें जैसे वायु तत्व वाली भी किसके साथ होगा। तो यहाँ हमने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया। तो इसी प्रकार हम देखें, जो इस शो में हमने पहले संख्या चक्र का प्रयोग जो किया वो हम मेदिनी ज्योतिष से ही करते रहते थे, परंतु अब कुछ घटनाएं हम चाहेंगे कि हम जाने, और उसके अनुरूप ही हम आगे का विवरण फिर करेंगे। अब अभी हमने बात की राशि चक्र की, राशि वेद की। अब हम बात करें नक्षत्र वेद की। अब नक्षत्र वेद को जब हम देखें कि उसमें क्या देखा जाता है कि 2 नक्षत्रों के बीच किसका वेद हो।
वो देखा जाएगा। और उसके बाद फिर हम देखेंगे चरण वेद। चरण वेद होगा, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, उसमें ये देखेंगे कि अलग अलग चरण में स्थित ग्रहों के बीच जो वेद होगा वो किस किसका होगा। अब हमें यहाँ देखना है कि कैसे हम इनको देखें नक्षत्रों के हिसाब से भी, कि क्या हम करें। तो आइए जानते हैं कि नक्षत्र के 3 वर्ग हम लेंगे। जैसे हमने राशियों के 3 वर्ग बनाए, ऐसे ही हम नक्षत्रों के भी तीन तीन चरण हम बना लेंगे। 3 उनके पाठ हम कर लेंगे, जिसमें कि अश्विनी से अश्लेषा तक, मघा से ज्येष्ठा तक, और मूल से रेवती तक। तो नक्षत्र वेद को समझने की अब हम इनको उल्टे क्रम में हम देखेंगे। उल्टे क्रम में जैसे अश्विनी है और भरणी है, रोहिणी है, कृतिका, तो इसको हमने देखा कि अश्लेषा इसका अंतिम जैसे आया। उसके बाद हमने इसको ही रिपीट जब हम करेंगे तो इनकी ऐसे लिखेंगे हम, जैसे ज्येष्ठा, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा। उसके बाद हम अश्लेषा के नीचे मघा लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया अश्विनी से, और जब हम इसको लाइन वाइज हम लेते थे तो यहाँ हमारा अश्लेषा खत्म हो जाता है। अब हमें जो सेकंड नक्षत्र हमें स्टार्ट करना है, मघा जैसे हमें स्टार्ट करना है, तो हम मघा को इसके नीचे ना लाकर इस साइड से लाएंगे, तो ये अपोजिट हो जाएगा उसके। तो उसके बाद हम इस लाइन से शुरू करेंगे कि मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। अब ज्येष्ठा के बाद हमारा दूसरा जो आएगा नक्षत्र, वो आएगा मूल। तो मूल को हम इसके नीचे लिखेंगे, ना कि उसके नीचे। तो मूल को हमने इसके नीचे ले आते हैं हम, ज्येष्ठा के नीचे। तो मूल, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद और देवती। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा था इससे पहले, सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। और उसके बाद हम देखेंगे कि अब ये नक्षत्र के स्वामियों का भी वेद। जैसे हमने देखा कि पहले हमारे जो पहला नक्षत्र हमारा जो है वो केतु के नक्षत्र है। पहले जो जो तीनों के पहले जो चरण है वो तीनों, जैसे हमारा हो गया अश्विनी हो गया, उसके बाद मघा हो गया, ज्येष्ठा हो गया, ये आ गया हमारा उसमें केतु के नक्षत्र हो गए। तो केतु के नक्षत्र का जो वेद है वो, उसके बाद फिर केतु, शुक्र, ये हम इनका स्वामी है, उनको हम लिखेंगे, एक लाइन से लिखते जाएंगे। जैसे केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि और बुध। अब बुध के नीचे हम जो है वापस उस लाइन को रीड करेंगे। तो इस तरह से नहीं, राइट हैंड, हम राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे, अब लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो हम यहाँ ले आएंगे केतु, शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध। अब आप यहाँ देखेंगे कि केतु के नीचे बुध आएगा, और शुक्र के नीचे शनि आएगा, सूर्य के नीचे गुरु आएगा, चंद्र के नीचे राहु आएगा, मंगल के नीचे मंगल ही आ रहा है यहाँ भी, और राहु के नीचे चंद्र आएगा, गुरु के नीचे सूर्य आएगा, शनि के नीचे शुक्र आ गया, बुध के नीचे फिर से केतु आ गया। तो यहाँ भी वही नियम लागू होगा जो हमने वर्ग के नक्षत्रों का, जो कि अपने वर्ग के नक्षत्रों का वेद नहीं करेगा, जैसे अश्विनी अश्लेषा का नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब हम देखते हैं कि सूक्ष्म वेद। सूक्ष्म वेद हम कहें तो इसको चरण वेद भी कह सकते हैं और इसको सूक्ष्म वेद भी कह सकते हैं। सूक्ष्म वेद हमने इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि जैसे हमारी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, फिर उसके बाद सूक्ष्म दशा से प्राण दशा, तो जब ये चीजें हमारी चल रही हैं तो इसमें भी हमने इसको, जैसे राशि, फिर नक्षत्र, फिर चरण, तो इसको हमने सूक्ष्म का नाम दिया। तो उसमें हम देखेंगे कि किसी नक्षत्र के पहले चरण में स्थित ग्रह का वेद जो है किसी भी नक्षत्र के चौथे चरण में जो स्थित होगा उससे होगा, उसके चौथे चरण से होगा। किसी भी नक्षत्र का पहले चरण का वेद जो है उसी नक्षत्र के चौथे चरण के से होगा। और उसी प्रकार किसी भी नक्षत्र के दूसरे चरण में स्थित ग्रह का किसी भी नक्षत्र के चौथे चरण में स्थित चरण से वेद उसका होगा। अब इसी चीज को हम आइए एक घटनाओं पर आधारित किसी एक घटना से हम देखें तो हमें पता लगेगा कि ये एक्चुअली ये चीज क्या है। इसमें कुछ घटनाएं मैं आपको अच्छी भी बताऊंगी, कुछ घटनाएं मैं आपको अच्छी, और कुछ घटनाएं जो ऐसी होंगी जो जीवन में वाकई अच्छी घटनाएं नहीं हम कहेंगे उस तरह से भी, जैसे एक्सीडेंट वगैरह किसी का हुआ तो उससे संबंधित भी हम इस घटनाओं को आपको बताएंगे। तो इसमें हम देखें कि कुंडली हम लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। तो स्वामी विवेकानंद जी की कुंडली अगर कोई मेरा भाई बहन इसको डाउन अपने उसमें डालना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो मैं टाइम शेयर कर देती हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप नोट लें और बाद में इसको देखें भी कि वाकई क्या ये बातें सही थी या नहीं। तो उनका टाइम है 12 जनवरी 1863, 12 जनवरी 1863,
टाइम उनका है 6:30। और कलकत्ता कोलकाता का उनका टाइम है 6:33। ये सभी ने नोट कर लिया होगा, तो नोट कर लीजिए इसको। और ये कुंडली आपके पास अगर है तो खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं उसमें जो हम बताते जाएंगे, आप उसको देख सकते हैं अपने लैपटॉप में खोलकर, या चाहे तो अपने बाद में भी आप इसकी पुष्टि कर सकते हैं कि ये घटनाओं को हमने कैसे वेद से लगाया और कैसे इसमें वेद इंप्लीमेंट किया हमने और इन घटनाओं की पुष्टि हुई। तो इसमें हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी को सभी जानते हैं, हम हमारा में से कोई ऐसा नहीं है जो ना जानता हो। और वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत के प्राचीन ज्ञान की रोशनी से चमकाया, बल्कि भारत के बारे में अमेरिका सहित विश्व को सोच को बदल दिया था। ये अमेरिका के शिकागो में दिए उनके भाषण की वो घटना है जिसका विवरण मैं अभी आपके सामने चित्रांत करने जा रही हूँ। और उसी से संबंधित हम अपना वेद भी हम देखेंगे कि वहां किस प्रकार की घटना थी वो, जो कि आज एक भविष्यवाणी के रूप में हमारे सामने आई। और हमने उस पर अपने वेद जैसी एक विद्या को भी हमने पुष्टि के लिए हमने उसको लगाया और उसको चरितार्थ किया। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि विवेकानंद जी की कुंडली में, कुंडली का जो घर पर अगर नजर डालें तो उनका लगन जो है बृहस्पति का लगन है, धनु लगन है। आप देख लीजिएगा अपने खोल कर लैपटॉप में। और सभी जानते हैं कि धनु लगन जो है प्रभावशाली लग्न माना जाता है। गुरु बृहस्पति का लगन है। गुरु बृहस्पति सबसे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं, हमारे 9 ग्रहों में से। और उसको हम देखें तो लग्नेश इनका जो है एकादश भाव में रहा। एकादश भाव में लग्नेश और पंचमेश जो कि मंगल से दृष्ट रहे, ये एकादश भाव में इनका लग्नेश था और पंचमेश मंगल से दृष्ट भी था। पंचमेश इनका मंगल है। और लगन में नवमेश सूर्य इनका स्थित था। और द्वितीय भाव में शुभ ग्रह भी है। और द्वितीय वे दशमेश का परिवर्तन देखिए आप, कितना सुंदर और संयोग बना है इसमें कि वाणी का और कर्म का दोनों ही कितने अच्छे और अद्भुत भाव जो कि आपस में एक परिवर्तन में आ गए, दोनों ही परिवर्तन योग में आ गए। तो अब हम यहाँ देखें कि इनका द्वितीय और दशमेश का जो परिवर्तन था वो दशम से लगन तक सभी ग्रहों का प्रभाव अथवा दंड नामक नाभास योग की भी उपस्थिति दिखा रहा है। ग्रहों की यह स्थिति उन्हें सन्यासी, उपदेशक और एक कुशल वक्ता के रूप में स्थापित करती है। इनकी कुंडली को अब हम संख्या वेद के दृष्टिकोण से भी आपको समझाते हैं और देखते हैं कि वो कैसे इस पर लागू हुआ और हमने कैसे इस पर भविष्यवाणी अपनी की। तो इसमें देखिए कि इनके जो लग्न चार्ट है, इनका D1 चार्ट जो है उसमें लग्न का सूक्ष्म वेद धर्म के स्वामी नवमेश जो इनके हैं, सूर्य नवमेश हुए इनके। तो सूर्य कर्म के स्वामी दशमेश बुध से है, यानी कि दशमेश जो इनके बुध हैं और कर्म के स्वामी सूर्य से इनका वेद हो रहा है। राशि वेद आप यहाँ देखेंगे कि इनका हो रहा है आपस में। और लग्नेश बृहस्पति का राशि वेद जो है वो एकादशेश मतलब 6 लॉर्ड जो इनके हुए वो शुक्र हुए। और दशमेश बुध से भी उनका वेद हो रहा है। तो यहाँ दशमेश बुध से नवमेश का भी वेद हो रहा है और दशमेश बुध से ही इनके षष्ठेश और एकादशेश शुक्र का भी वेद हो रहा है। तो लग्नेश दशमेश का शुक्र से सूक्ष्म वेद भी है। तो इसको जब आप चरण निकालेंगे, जब हम नक्षत्र देखेंगे तो कौन से चरण में क्या था वो भी आपको समझ आएगा अच्छे से, जो उन्हें कर्मयोगी बनाता है। विदेश बुद्धि तर्क के स्वामी मंगल का वेद विदेश भाव में स्थित राहु से है, जो कि बुद्धि और तर्क को विदेश से जोड़ रहा है। मोक्ष भावेश मंगल का सूक्ष्म वेद समाधि के स्वामी अष्टमेश चंद्र से भी हो रहा है। देखिए क्या संयोग है कि इस छोटी सी उम्र में व्यक्ति इतने बड़े आयाम तक पहुंच जाता है। और हम उनके मात्र अगर हम कहें हमारे लिए एक प्रतिरूप के रूप में हमारे सामने हमेशा ही स्थित रहते हैं। एक संभावनाएं हम तलाशते हैं अपने अंदर भी कि उनके मात्र कोई 1-2% भी अगर गुण हम लोगों में हो तो क्या से क्या हम लोग हिंदुस्तान में बनाएं। और एक से एक वैदिक ज्योतिष में हमारे व्याख्यान इतने अच्छे हैं, हमारे जो स्पीकर हैं, हमारे जो हमारे विद्वान हैं वो एक से एक कोई ना कोई रिसर्च कोई ना कोई शोध अवश्य करते रहते हैं। तो क्यों ना इस विधा को आगे ले जाया जाए। तो आप यहाँ देखिए कि उनका कैसे ये संयोग हुआ
कि विदेश बुद्धि के तर्क के स्वामी मंगल का वेद जो है उनके विदेश भाव में हो रहा था, क्योंकि वहां पर राहु स्थित था। राहु जैसे कि सभी जानते हैं विदेश का कारक भी है, और जो बुद्धि और तर्क को विदेश से जोड़ रहा है। और मोक्ष भावेश मंगल का सूक्ष्म वेद समाधि के स्वामी अष्टम भाव के चंद्रमा से भी हो रहा था। कुंडली में स्थित वेदों से स्वामी जी के जीवन का संपूर्ण चित्र हरे सामने स्पष्ट हो जाता है। लगन, लग्नेश, वाणी, तर्क, बुद्धि, प्रतिष्ठा सभी संयुक्त होकर शिकागो भाषण की विश्वव्यापी इस घटना की ओर संकेत दे रहे हैं। आप यहाँ देखिए कि इसमें एक दशम भाव का संबंध द्वितीय भाव से आ रहा है, जबकि द्वितीय भाव आपके धन का भी है, आपकी संचित धन भी है, और आपकी आइज भी है। शारीरिक रूप से हम देखें तो आपकी आंखें, आपका विजन। लेकिन आप यहाँ देखिए कि एक वाणी का भाव भी है, और वाणी के भाव में दोनों ही शुभ ग्रहों का बैठना और वेद भी होना, तो ये एक अपने आप में एक अच्छी और संपूर्ण घटना की पुष्टि करने के लिए आवश्यक है। अब हम देखें कि शिकागो का जिस वक्त भाषण हो रहा था उस वक्त क्या स्थिति थी गोचर की, और क्या उस पर हमारा वेद जो ये हम लगा रहे हैं, क्या ये विद्या हमारी लागू हो रही है, या हमारा ये चरितार्थ उस पर हो रहा है उस घटना पर। आइए इसका भी आकलन हम करें। तो इसमें हम देखेंगे कि शिकागो भाषण के समय उनकी दशा थी बृहस्पति की, बृहस्पति सूर्य की, और दशानाथ जो इसमें लग्नेश थे इनके, बृहस्पति का वेद जो है जन्मकालीन बृहस्पति, और गोचर कालीन जो इनके एकादश शुक्र थे। गोचर में उस वक्त शुक्र जो इनके एकादश भाव में गोचर कर रहे थे, एकादश भी है इनकी कुंडली के हिसाब से, तो शुक्र जो है जन्मकालीन बृहस्पति जो कि इनके लग्नेश है, उनका जो है गोचर उससे हो रहा था, और ये इसकी पुष्टि भी कर रहा था। तो ये कितना अच्छा संयोग है कि बुध और शुक्र पहले से ही वाणी भाव में बैठे हैं, और जिनका वेद गुरु से हो रहा है। गुरु एक प्रवचन करता, गुरु एक अध्यात्म के ग्रह है, जो कि हमारे देवताओं के गुरु हैं। तो उन्होंने किस मुकाम पर उनको पहुंचाया, और कैसे इस भाषण को ऐसा भाषण बन गया वो, जो कि आज विश्व जन्मों जन्मांतरों तक एक विख्यात भाषण के रूप में उभर कर सामने आया। इसी प्रकार आइए एक और घटना का हम वेद करते हैं। एक घटना को हम वेद करते हैं कि ये तो हमने बताई आपको अच्छी घटना, जिसमें एक अच्छी घटना आपके समक्ष आई है। अब हम देखेंगे यहाँ कि एक कोई बुरी घटना भी से क्या हम देख सकते हैं। तो उसमें आपको दिखाती हूँ मैं कि किसी के विवाह में, किसी जातिका के विवाह में समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो उसमें क्या था कि जातक की जो डिटेल है वो मैं शेयर कर देती हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। तो उनकी डिटेल थी 5 नवंबर 1988, समय रहा उनका 8:25 प्रातः, और दिल्ली का ही उनका जन्म स्थान है। और 5 नवंबर 5 नवंबर 1988 8:25 मॉर्निंग, और बर्थ ऑफ प्लेस उनका दिल्ली। तो यहाँ आप देखिए कि जातिका का विवाह जो है वो 21 नवंबर 2016 को हुआ। अब इसमें आप जब कुंडली ये डालेंगे और इनका विवाह जब निकालेंगे, तो आपको बहुत सी चीजें वहां पर दिखाई देंगी कि कैसे स्थितियां और परिस्थितियां कैसे एक दूसरे को आमंत्रित करती हैं, और कैसे वो घटना घटित होती है जिस पर हमारी हर विधा सटीक लगती है। तो यहाँ जातक का विवाह जो है 21 नवंबर 2016 को हुआ। विवाह के 1 महीने बाद घर वालों का पत्नी से झगड़ा होने लगा। झगड़े के चलते हुए 2 मई 2016 को पत्नी ने पति का घर छोड़ दिया। देखिए कितने कम समय अंतराल में उनका विवाह होता है। 2016 के में नवंबर में उनका विवाह होता है, और सॉरी 2 मई 2017 को वो घर छोड़ देती हैं। अब यहाँ हम देखें तो D1 जो उनका था, उनका जो D1 लग्न चार्ट जो उनका है, उसमें पंचमेश जो है वो सप्तम भाव में है, और विवाह से पहले जातक के कई प्रेम संबंध रहे। सप्तमेश शुक्र भी एकादश भाव में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं एकादश भाव हमारा महत्वाकांक्षा का भाव भी है, और छठे से छठे होने के कारण ये विवादों का भी भाव है, जिसमें डिस्प्यूट या हम कहें इस तरह की चीजें भी, लिटिगेशन जैसे मामले भी हमें वहां से नजर आते हैं। तो यहाँ देखें कि लग्न पर शनि का राशि भेद हो रहा है, सुमेश बुध का वक्री बृहस्पति और राहु का सूक्ष्म वेद से पाप प्रभाव में आ गया। सप्तम पर राहु का राशि भेद है, और सप्तमेश पर भी राहु का राशि भेद है। शुक्र राहु नक्षत्र वेद में भी आमने सामने है। विवाह के समय का गोचर अगर हम लगाएं तो उस वक्त आप देखें
कि अब विवाह समय के गोचर पर क्या वेद रहा, उसका भी प्रभाव हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ हम देखें कि शुक्र का जो प्रभाव है, सप्तमेश शुक्र से अष्टमेश बुध, विवाह कालीन शुक्र से उनका वेद हो रहा है। विवाह तो हुआ, परंतु इसमें कई अशुभ ग्रहों ने वेद किया। जैसे इसमें शुक्र का राशि वेद लग्न पर भी हो रहा था। अब यहाँ देखें कि जिस दिन उनका झगड़ा हुआ उस दिन का क्या गोचर था, और क्या हमारी ये विधि उस पर सरल तरीके से लग रही है। यहाँ हम देखेंगे कि लग्न पर उस वक्त, झगड़े के वक्त जो हमने आपको तारीख बताई है घर छोड़ने की, ये उस वक्त का गोचर मैं आपको बता रही हूँ। इसमें लग्न पर अष्टमेश बुध का राशि वेद है, और जन्म समय विवाह समय और झगड़े के समय लग्नेश, सप्तम पर अशुभ प्रभावों का वेद चल रहा था। विवाह के समय दशा थी राहु शनि शुक्र की। राहु का अशुभ वेद सप्तम पर वे शुक्र दोनों पर आ रहा था। शनि का अशुभ वेद का प्रभाव भी लग्न पर आ रहा था। झगड़े के समय दशा थी राहु शनि और सूर्य की। झगड़े के समय राहु शनि सूर्य तीनों का प्रभाव सप्तम और सप्तमेश पर आ रहा था, पूर्णतः रूप से आ रहा था। सप्तमेश पर शुक्र का सूर्य से और शनि दोनों का वेद हो रहा था। तो यहाँ हम देखें कि शुक्र भी अलगाववादी ग्रह हम मानते हैं वैवाहिक जीवन के लिए, उसी प्रकार शनि को भी वैराग्य का ग्रह हम मानते हैं। तो उन दोनों ही अशुभ ग्रहों का वेद जो है आपके सप्तमेश से हो रहा था। तो बताइए विवाह का टिकना कैसे मुमकिन था। उसी प्रकार हमने देखा कि अशुभ ग्रहों का सप्तम भाव सप्तमेश पर वेद किस प्रकार जातक के वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है। तो ये रही हमारी विवाह से संबंधित कुछ स्थितियां जो हमने आपको बताई। अब एक कुंडली और ले लेते हैं, जिसपे हम ये देखेंगे कि किस प्रकार क्या हम किसी दुर्घटना होने वाली, जो अगर कोई दुर्घटना है उसका अगर हम पता लगा ले तो क्या हम उनसे बच सकते हैं या उनसे बचा जा सकता है। तो आइए एक विश्लेषण उसका भी कर लेते हैं। तो उसमें देखा हमने कि दुर्घटना जब हुई तो ये एक कार दुर्घटना थी। इस कार दुर्घटना के समय, इसका डिटेल आप नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, 23 सितंबर 1946, 22:40, लाहौर अनारकली पाकिस्तान। 23 सितंबर of 1946, 22:46 टाइम, लाहौर अनारकली पाकिस्तान इज बर्थ प्लेस, ये इनका बर्थ प्लेस हुआ। अब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी जब हम कुंडली निकालते हैं, जब हम कुंडली लगाते हैं, तो वहां हमें यहाँ नजर आएगा कि इनके डिविजनल चार्ट, लग्न चार्ट के अंदर जो है दुर्घटना के योग कैसे बनते हैं, उन पर वेद कैसे होता है। आइए देखें इसको। कुंडली में दुर्घटना के योगों पर नजर डालें तो लग्नेश, जो इस कुंडली का है, वृष लग्न की कुंडली बनी जब आप निकालेंगे, वृष लग्न पर लग्नेश शुक्र, अष्टमेश बृहस्पति और दुर्घटना के नैसर्गिक कारक मंगल, जो कि कुंडली के द्वादशेश भी हैं, 12th लॉर्ड भी हैं, छठे भाव में युति में भी हैं। शुक्र लग्नेश और सस्तेश दोनों हैं, और वाहन का नैसर्गिक कारक भी। वेद के प्रयोग से कुंडली में दुर्घटना के योग और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ देखिए कि इनका वेद और कैसे कैसे हम देखें तो लग्न पर और लग्न में बैठे राहु के बीच छठे भाव से, छठे भाव में बैठे ग्रहों द्वादशेश मंगल गुरु सस्तेश शुक्र से राशि वेद हो रहा है। नक्षत्र और सूक्ष्म वेद भी यदि देखें तो शनि चंद्र के बीच तीनों वेद संपूर्णतः हो रहे हैं। चंद्रमा पीड़ित हो गया, शनि का वेद हुआ, उसमें नक्षत्र वेद भी हुआ, राशि वेद भी हुआ और सूक्ष्म वेद भी हुआ। अब यहाँ हम ये देखें कि वाहन के कारक शुक्र का नक्षत्र वेद जो है, चरण वेद शनि से है। शनि वाहन से वैभाव में है। 11 मई 2008 को बृहस्पति बुध चंद्र की दशा चल रही थी। बृहस्पति इनके अष्टमेश भी हैं, बुध इनके चतुर्थेश के साथ हैं, चंद्र चतुर्थ भाव में पहले से ही है। और गोचर में अगर हम देखें तो गोचर में राहु जन्मकालीन मंगल शुक्र और अष्टमेश गुरु का वेद कर रहे थे। गोचर में चतुर्थेश सूर्य का वेद जो है, नक्षत्र वेद खास तौर पर, वो द्वादश भाव से ही जन्म लग्नेश शुक्र से हो रहा था, जो छठे भाव में ही है। अब हम देखें कि किस प्रकार हमने देखा कि D1 के दशानाथ जो थे बृहस्पति, और उन्हीं के अंतर दशानाथ भी हम देखे बुध थे। उनका सूक्ष्म वेद जो है
जन्मकालीन बुध और शनि से हो रहा था। अगर हम इसको विंशोत्तरी में भी देखते हैं तो आप ये देखिएगा कि क्या जो घटना की पुष्टि हमने वेद से निकाली, जिस सटीकता को हमने प्रमाणित किया या जिसको चरितार्थ किया, क्या उसमें हमारा वैदिक में है, ये चीजें वैदिक से ही रिलेटेड है। वैदिक के साथ साथ जब हम इस तरह की वेद जैसी छोटी छोटी विद्याएं जब हम लगाते हैं तो उन घटनाओं की पुष्टि है, उन घटनाओं की सत्यता आकलित होती है, और उनका आकलन जब हम करते हैं तो वो 100% तक हमारा जाता है। जब हम अन्य विधाएं या अन्य दशाएं या अन्य और कोई अपनी टेक्निक जब हम उस पर अप्लाई करते हैं, जब हम उस पर लगाते हैं, तो इसी प्रकार हम देखें कि पतंजलि दशानाथ जो कि थे, उनके चंद्रमा का राशि वेद जो है, सूक्ष्म वेद दोनों शनि से हो रहे थे, और दुर्घटना की स्थिति गोचर और वेद दोनों में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। गोचर में भाव, भावेश, कारक, दशानाथ, अंतर दशानाथ, पंचर दशानाथ, तीनों का संबंध इस चार्ट के अंदर आपको स्पष्ट दिखाई देगा, और आप समझ जाएंगे कि वेद की सटीकता कितनी प्रबल है। हम चाहें तो अपनी भविष्यवाणी को, अपनी प्रिडिक्शन को एक अच्छा आयाम हम दे सकते हैं, एक सटीकता भरा आयाम हम दे सकते हैं। उसी प्रकार एक और कुंडली ले लेते हैं। एक कुंडली हम लेते हैं ओशो रजनीश, विश्वविख्यात है, सभी जानते हैं, हम सभी अच्छी तरह से पहचानते हैं इनको कि ओशो रजनीश थे और ईश्वरानुभूति थी उनको। और उनको ईश्वरानुभूति जो हुई थी वो 21 मार्च 1953 को उन्हें हुई थी। तो उनका जो जन्म का जो विवरण है वो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ। आप लोग नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद हम आगे की घटनाओं का विवरण करेंगे। तो इनका जो डिटेल था, बर्थ डिटेल इनका था 11 दिसंबर 1931। समय था इनका शाम के 5:19, चुवाड़ा, मध्य प्रदेश। ओशो's birth timing 17.19, 11 December 1931, बर्थ प्लेसेस कुचवाड़ा, मध्य प्रदेश। आइए देखते हैं कि जब उनको ईश्वरानुभूति हुई तो उस वक्त क्या वेद था। ये एक अच्छी आध्यात्मिक स्थिति की ओर जा रहे थे, तो किस किस का वेद उसमें हो रहा था, इसकी भी हमें सटीकता का प्रमाण हम अभी देख लेते हैं। तो इसमें हम देखें कि डिविजनल चार्ट जो था इनका, एक जो हमारा लग्न चार्ट जिसे हम बोलते हैं डिविजनल चार्ट 1, वर्गा 1, तो उसमें जब देखिए लग्न में सूक्ष्म वेद केतु और गुरु से इनका हो रहा था। ध्यान के भाव में स्थित सूर्य, आप देखिए कि इनके सूर्य कहाँ पर मौजूद है। सूर्य इनके सप्तम भाव में मौजूद है। अब आप कहेंगे कि सप्तम भाव ध्यान का क्यों? यदि हम यहाँ पर अपना अष्टांग योग इस्तेमाल करें तो आप जानेंगे कि लग्न हमारा यम है, द्वितीय हमारा नियम है, तृतीय हमारी धारणा है। यम नियम आसन, सॉरी, यम नियम आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ध्यान जो है सप्तम भाव पर आया, अष्टम भाव समाधि, पंचम भाव हमारा प्रत्याहार, और चौथा जो है प्राणायाम। तो इसमें हमने देखा कि सूर्य का सूक्ष्म वेद और नक्षत्र वेद दोनों ही राहु से हो रहा है। पंचमेश बुध का सूक्ष्म वेद अष्टमेश गुरु से हो रहा है। अब आप यहाँ देखिए कि पंचमेश बुध जो है, पंचम भाव जो हमारा प्रत्याहार का भाव हो रहा है, ठीक है, प्रत्याहार के भाव का वीर जो है अष्टमेश समाधि के भाव और कारक गुरु से हो रहा है, जो कि पूर्व जन्म के कर्मों का सुख भी है, समाधि का स्वामी भी है। बुध अष्टम में स्थित भी है। पंचम स्थित केतु वेद कर अष्टम, पंचम और अष्टमेश बृहस्पति से संबंध भी बना रहे हैं। गुरु सभी प्रकार की उपलब्धियों के स्वामी एकादशेष भी हैं। शनि धर्म कर्म के कारक होकर अष्टम में स्थित भी हैं। शनि सूर्य से राशि वेद, गुरु और केतु से सूक्ष्म वेद में भी है। सूर्य राहु चंद्र से सूक्ष्म वेद में है। कुंडली के सभी ग्रह किसी ना किसी वेद से जुड़े हुए हैं, चाहे कोई नक्षत्र वेद से है, चाहे कोई राशि वेद से है, चाहे कोई सूक्ष्म वेद से है। तो कोई ना कोई वेद सभी ग्रहों पर इंप्लीमेंट हो रहा है, सभी ग्रहों पर प्रभावित हो रहा है और अपना प्रभाव डाल रहा है। अब यहाँ देखें कि उन्हें जिस वक्त ईश्वरानुभूति हुई
जिस वक्त उन्हें ईश्वर की आसक्ति में वो गए, उस वक्त क्या स्थितियां थी, वहां हम देखें कि वेद किस प्रकार वहां कार्य कर रहा था, क्या स्थितियां उनके लिए बन रही थी। ईश्वर अनुभूति के समय देखें तो ओशो जी की दशा, रजनीश जी की दशा जो चल रही थी, वो चल रही थी चंद्र शुक्र और शुक्र की, चंद्र और शुक्र की चल रही थी, शुक्र की भी। और इसमें आप देखेंगे कि चंद्रमा जो है इनके तृतीय है, इनके थर्ड लॉर्ड है। और थर्ड लॉर्ड जो है आपका कम्युनिकेशन का भाव भी है, और थर्ड लॉर्ड जो है आपका आसन भी है। आसन भी जहां आप समाधि से पहले की स्थितियों के लिए तैयार होते हैं, जहां एक धारणा आप अपने मन में धार कर उस आसन के प्रति अनुभूति महसूस करते हैं और वहां पर विराजमान होते हैं। आसन का स्वामी और व्यक्ति की अभिरुचियों का स्वामी है। जो समाधि का भाव, जो एक रहस्यमय भाव में भी स्थित है, कई ग्रहों के साथ शुक्र लग्न होकर अष्टम भाव में फिर समाधि और लग्न को जोड़ रहा है। आत्मा के कारक सूर्य का आप देखिए, आत्मा का कारक सूर्य है, हम लोग सभी जानते हैं। और सूर्य का वेद हो रहा है समाधि के भाव अष्टम भाव से। अब एक तो आत्मा का कारक, दूसरा समाधि का भाव, डीप थिंकिंग का भाव, डीप शोध का भाव, रिसर्चर का भाव। जब वहां से अगर आत्म कारक का वेद हो रहा है, आत्म कारक जो कि आपका स्वयं, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी आत्मा, जिसका वेद हो रहा था, तो व्यक्ति को इंगित कर रहा है ये कि ये अवश्य ही इसको कुछ अनुभूति, आत्मिक अनुभूति इसको होने वाली है, या एक ये आत्मिक अनुभूति की ओर ये अग्रसर है। अब हम यहाँ देखें कि दशानाथ गोचर में सप्तम भाव में सूर्य से वेद कर रहे थे। लग्नेश और अंतर्दशानाथ शुक्र का सूक्ष्म वेद जो है गोचर के शुक्र से हो रहा है। गोचर के सप्तमेश मंगल का वेद जो है नवमेश, नवमेश जो कि धर्म का भाव है, हमारी धर्म प्राप्ति है, हमारा गुरु मिलने का स्थान वहीं से स्टार्ट होता है। हम धर्म के प्रति जब चलना शुरू करते हैं तो नवम भाव से हम शुरू करते हैं। नवमेश दशमेश शनि से हो रहा है। जन्म सूर्य का सूक्ष्म वेद जो है गोचर के सूर्य से भी हो रहा है। देखिए कि कैसे स्थितियां परिस्थितियां फलीभूत हुई कि जन्म का जो आत्मकारक सूर्य रहा, गोचर का आत्मकारक सूर्य भी उसके साथ आकर मिला, और उस अनुभूति में उनको ईश्वरीय अनुभूति देने का उसने एक योग रच डाला। और किस प्रकार उन्हें अनुभूति हुई, किस प्रकार वो इस ईश्वरीय अनुभूति की ओर अग्रसर हुई और विश्व विख्यात भी हुए। और चंद्रमा का सूर्य सूक्ष्म वेद अगर हम देखें तो जन्मकालीन चंद्रमा का सूक्ष्म वेद उनके गोचरीय चंद्र से भी हो रहा है। ये एक बड़ी ही अनुभूति थी जिसमें हमने देखा कि आत्मा का कारक सूर्य और मन का कारक चंद्र, मन से कर्मणा जाता, चंद्र को मन का कारक कहा गया है, माँ का कारक कहा गया है। चंद्रमा से तेज गति किसी की नहीं, उसी प्रकार मन से तेज गति किसी की नहीं। और उसने मन की तरह से भी, मन ने भी कैसे प्रभावित किया उनको इस अनुभूति की ओर अग्रसर किया, ये हम देखा। अब यहाँ और देखें कि जन्म का जो इनका बुद्ध था वो सूक्ष्म वेद जो है गोचर के बुद्ध से भी हो। यहाँ देखिए आपकी गोचरीय जो स्थितियां बनी, वो गोचर के साथ साथ उनकी जन्मकालीन जो ग्रह उनके मौजूद थे, जो जन्मकालीन जो उनके ग्रह स्थित थे, उनके साथ भी कैसे उसने एक तालमेल बिठाया, कैसे एक ऐसा मिलापक उसने शामिल अपने को किया उसमें, जो कि इस घटना की पुष्टि होने लगी। अब आप यहाँ देखेंगे कि जन्म बुध का उनका सूक्ष्म वेद जो है गोचर के बुध से हुआ, नक्षत्र वेद में भी रहे। जन्मकालीन शुक्र का वेद जो है गोचर के शुक्र से भी हो रहा है, जो कि अंतरदशानाथ प्रत्यंतर दशानाथ है। D1 में महादशानाथ चंद्र के साथ स्थित है। अतः हम देख सकते हैं कि वेद किस प्रकार मानव जीवन पर क्या क्या प्रभाव डालता है। और इसमें हमने अभी 4 घटनाओं का हमने विश्लेषण किया, जिसमें हमने विवाह और अलगाव को भी देखा, जिसमें हमने ईश्वरीय प्राप्ति भी देखी, जिसमें हमने आपकी वाक पटुता के तहत आपका वो भाषण विश्व विख्यात होता हुआ भी देखा। इसमें हमने एक दुर्घटना को भी संभावित होते हुए देखा, उनकी संभावना को देखा, और वो घटना भी फलीभूत हुई। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वेद और भी अन्य घटनाएं हैं जिन पर लगाया जा सकता है, और इसको हम चाहेंगे कि हम इसका उपयोग करें। मेरी गुजारिश है अपने सभी वैदिक रीति के या किसी भी रीति के एस्ट्रोलॉजर से, या किसी भी टैरो रीडर, कोई भी विधि का हमारा रहा भाई बहन, वो इसका उपयोग करे और किसी भी भविष्यवाणी को सटीकता परिणाम देने के लिए ये एक अच्छी विधि है जो हमें एक
अच्छे परिणाम और सटीक परिणाम देने में कारगर है। मैं ज्योतिष आचार्य सुदेश शर्मा अब आप सभी लोगों से विदा चाहूंगी, और आभार बिल्कुल है मेरे भ्राता जी राजेश जी का, और वेद चक्षु के सभी गणमान्य जी का, उज्ज्वल जी का। और मैं क्लासेस भी लेती हूँ वैदिक की, अंकशास्त्र की और ज्योतिष शास्त्र की। कोई चाहे तो राजेश जी से कर सकते हैं, कांटेक्ट ले सकते हैं। और मैं नमस्कार सभी से विदा चाहूंगी आज के लिए। आगामी फिर कभी भेंट होगी जब कभी हमें यहाँ बुलाया जाएगा। धन्यवाद आप लोगों का। धन्यवाद मैडम। बहुत ही अच्छा आपने शोध इधर प्रस्तुत किया है। और धन्यवाद सर। ये हर ज्योतिषी जो अभ्यासक है और ज्योतिष के जो विद्यार्थी है बिल्कुल उनको अवश्य ये फायदेमंद रहेगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमको। तो जी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद सर। और यहाँ पर मैं अभी ये प्रोग्राम का समारोह करेंगे हम। तो जी सबसे पहले तो जो यहाँ पर दर्शक आए अपना वक्त निकाल के इस जी गोष्ठी में जिन्होंने भी हिस्सा लिया, तो मैं उन सभी का आभारी हूँ। और जय गजानन एस्ट्रो वर्ल्ड तथा जय। आज के जो वक्ता और कार्यक्रम के जो संयोजक भी थे श्रीयुक्त राजेश मंडोरे सर, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और दूसरे जो वक्ता थे हमारे श्री विपिन चंद्र नेवे सर, तो उनका भी मैं आभारी हूँ। और राजेश जी, आप कुछ बात करना चाहेंगे? हाँ नहीं, बस धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया। विपिन जी सर, नेवे साहब और सुदेश शर्मा मैडम जी, इन्होंने बहुत ही बढ़िया आज विषय लिया वेद के बारे में। इधर महाराष्ट्र में बहुत से लोगों के बारे में कुछ गलत फहमियां हैं, सिखाने की पद्धति अलग अलग होती है। और आपने जिस सिंपल सिस्टम से जो कम समय में ज्यादा मालूमात आपने दी, टाइम पास नहीं ना करते हुए, वो अभूतपूर्व है और बहुत बहुत बढ़िया। और आपके हम इधर आपके क्लासेस भी रखेंगे, ये मैं आह्वान करता हूँ। और आप इस सिलसिले में आपको हम सदा आमंत्रित करते रहेंगे। धन्यवाद जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। तो मैं आप सभी वक्ताओं को निवेदन करूंगा कि अपना प्रोफाइल अपनी डिटेल भेज दीजिए, ताकि जो आपकी क्लिप बनेगी यूट्यूब पर, तो उसमें हम प्रोफाइल में सारी जानकारी डालेंगे। तो जिनको भी संपर्क करना है वो कर सकते हैं आपसे। धन्यवाद। मैं सभी का आभार व्यक्त करके उद्या परत 2:45 आवाहन करून द्या। यस, उद्या दुपारी 2:45 परत काही व्याख्यानांचे असेल आपल्याला आस्वाद घेता येईल, तर सर्वांनी इथे जॉईन करावं अशी सर्वांना विनंती करतो। आणि आपल्या सगळ्यांच्या परवानगीने आता ही मीटिंग मी एंड करतो। नमस्कार।